नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 9 महीने से जारी किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर मोदी सरकार ने देश के किसानों को सौगात दी। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों की एमएसपी में उस वक्त बढ़ोतरी की घोषणा की है जब देश के किसान इन 3 नए कृषि कानून के खिलाफ बीते 9 महीने से आंदोलनरत हैं। किसान संगठन की मांग तो यह है कि सरकार इन तीनों नए कृषि कानून को वापस ले। इसके साथ ही वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी भी चाहते हैं, जबकि सरकार यह साफ कर चुकी है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। अब अगले साल की शुरुआत में ही 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसमें यूपी और पंजाब में सबसे ज्यादा किसान हैं। यहां एक बड़ा तबका है जिसका कारोबार खेतीबाड़ी के साथ जुड़ा है। ऐसे में एमएसपी बढ़ाकर सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है। अब एमएसपी बढ़ाने से इसका सीधा फायदा किसानों को होगा, क्योंकि इस वक्त किसान संगठन आंदोलन को धार देकर किसानों को अपने पक्ष में करने में लगे हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम कहीं ना कहीं किसानों को खुश करने वाला भी है। अब सरकार के एमएसपी वाले इस मरहम से आने वाले समय में सवाल तो यह बनता है कि बढ़ी हुई एमएसपी से आखिर कितना किसान खुशहाल होगा, और बढ़ी हुई एमएसपी के कमजोर होने से क्या किसान का जो आंदोलन है वो कमजोर होगा? क्या विपक्ष किसानों को मोहरा बना रहा है? ये सवाल हैं। तो आज की बहस के भी ये सवाल है, क्योंकि चुनावों से पहले ये जो एमएसपी बढ़ाई गई है, क्या इसको किसानों के लिए एक सौगात के तौर पर देखा जाए? अब बढ़ी हुई एमएसपी से किसान कितना खुशहाल होगा ये भी देखना होगा, और बढ़ी हुई एमएसपी से क्या किसान आंदोलन पर इसका असर पड़ेगा, और विपक्ष क्या किसानों को मोहरा बना रहा है? क्योंकि ये बात बार बार कही जाती रही पार्टियों की भी तरफ से, और अब चूंकि एमएसपी को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल हैं, एमएसपी पे कानूनी गारंटी की भी मांग किसान आंदोलन के दौरान हो रही है, और एमएसपी को लेकर के भी अब ये जो बढ़ोतरी हुई है ये किस तरीके से आगे देखने वाले समय में आएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो आज सवाल तो बनता है, सवाल इन्हीं बातों का होगा कि इस एमएसपी की बढ़ोतरी के मायने क्या हैं और क्या इससे किसान आंदोलन के ऊपर कोई असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या हैं, ये सुनिए। एक तरफ आप किसानों को मवाली कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, उनके सामने कटीले तार लगाते हैं, लाठियों से पिटवाते हैं, गोलियां चलवाते हैं। 650 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं इस आंदोलन में। और गन्ने के दाम के नाम पे आपने 5 रुपये बढ़ाया। इतना बड़ा अपमान किसानों का। 4.5 साल में 5 रुपये बढ़ाया। पूंजीपति मित्रों की कितनी आमदनी बढ़ गई? मोदी जी के मित्रों की आमदनी कितनी बढ़ गई? अगर इसकी आप जांच कराएंगे, हजारों गुना उनकी आमदनी बढ़ गई, जो उनके पूंजीपति मित्रों हैं। और किसान को किस हालत में पहुंचा दिया आपने? 9 महीने से सड़क पे बैठा है। तो ये एमएसपी बढ़ाने का झुंझुना इस समय देने से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है तो थोड़ा बहुत ड्रामा कर रहे हैं लोग, लेकिन किसान इन चीजों को समझ रहा है। 2% गेहूं की एमएसपी बढ़ाने से और 200% किसान का खर्चा बढ़ाने से यह सरकार वाहवाही लूट रही है। अरे भाई, आपने 2% की एमएसपी बढ़ाई है और 200% किसान का डीजल पर, खाद पर, फार्मिंग इक्विपमेंट पर, दवाओं पर खर्चा बढ़ा दिया है। आप क्या चाहते हैं? किसान की आय दूना कर रहे हैं या किसान का खर्च दूना कर रहे हैं? मोदी जी, सब याद रखा जाएगा। देश में इन्फ्लेशन रेट 10% से ऊपर है और आप किसान को 198% का घाटा दे रहे हैं। किसान आंदोलन इन सब बातों से प्रभावित नहीं होने वाला है। गन्ने की उचित मूल्य चाहिए, गेहूं का उचित मूल्य चाहिए, काले कानून वापस लेने होंगे आपको, तभी किसान का कुछ भला होगा। जब सत्ता में वो लोग थे, उन्होंने एमएसपी का दाम नहीं बढ़ाया। आज़ाद भारत में जितनी एमएसपी पिछले 7 सालों में बढ़ी, उतना कभी भी इस देश में नहीं बढ़ी। जितना इन्होंने 70 साल में बढ़ाया था, उसको डेढ़ा कर 7 साल में हमने डेढ़ा कर दिया। उसके बावजूद किसान को हम ठग रहे हैं कि ये किसान, प्रदेश का किसान भली भांत जानता है, और अभी 2022 के चुनाव में किसान बता देगा किसके साथ खड़ा है। तो सुन रहे हैं आप, इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस इस प्रकार के आने थे और वो रिएक्शंस भी आपने सुने हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जितना 70 सालों में एमएसपी नहीं बढ़ी, उतना पिछले 7 सालों में और उसका 1.5 गुना बढ़ाया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर ये एमएसपी बढ़ रही है तो फिर ये जो आंदोलन चल रहा है उसके मायने क्या हैं? क्योंकि आंदोलन
के दौरान भी एमएसपी को लेकर के, मंडियों को लेकर के सवाल उठते रहे। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात अभी तक किसान आंदोलन के दौरान हो रही है कि इस पर जब तक कानूनी अधिकार नहीं उनको मिलता है तब तक किसान पीछे हटने वाले नहीं है। साथ ही कृषि कानून की वापसी की भी बात है। लेकिन अब एमएसपी को जो बढ़ाया गया उसका असर क्या इस किसान आंदोलन पर पड़ेगा? क्या किसान इससे खुशहाल होगा? क्या किसान इसको समझेगा कि सरकार उसकी बेहतरी के तौर पर इन एमएसपी को बढ़ा रही है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और अब ये एमएसपी बढ़ाने से इसका असर और इसके साथ जो हो रही राजनीति है उसको कैसे देखा जाए, इस पर सवाल तो बनता है। और आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। देवेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान मंच के। देवेंद्र तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। विजेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। विजेंद्र सिंह यादव जी, आपका भी स्वागत। हिलाल नकवी जी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हिलाल जी से भी हम चर्चा करेंगे। अब्दुल हफीज गांधी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अब्दुल हफीज गांधी जी, आपका भी स्वागत। और महामेधा नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। महामेधा नागर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगा प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन के विजेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं? चूंकि ये जो एमएसपी बढ़ाई गई, इन सब के बीच में बड़ा सवाल अभी भी यह है कि आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन ये जो एमएसपी बढ़ाई गई, क्या इससे लग रहा है कि किसानों को फायदा होगा? और ये बढ़ी हुई एमएसपी किसानों के हित में है? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं। विजेंद्र सिंह यादव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, विजेंद्र सिंह यादव जी तक भी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं महामेधा नागर जी आपका ही रुख करता हूं। महामेधा नागर जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हूं, क्योंकि ये जो बढ़ी हुई एमएसपी है उसको लेकर के पॉलिटिकली अभी आपने सुना होगा, बहुत तरीके के रिएक्शंस हैं कि आप लोग जो एमएसपी बढ़ा रहे हैं उससे किसान का कोई भला नहीं होने वाला। कहीं 2% 1% बढ़ने से भी किसान का कोई हित नहीं होगा। कानून वापस लीजिए, एमएसपी की कानूनी गारंटी लीजिए, तभी किसान खुश होगा और खुशहाल होगा। ये आरोप भी साथ में लग रहे हैं। मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें महामेधा नागर जी। जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और पहली बात तो मैं बता दूं, मैं खुद एक किसान परिवार से आती हूं और मैं इस चीज से ताल्लुक रख सकती हूं कि मुझे समझ में आती हैं ये चीजें। मैं किसी के बहकावे में, चाहे वो कोई ऐसे कई सारे ऐसे तथाकथित अभी किसान नेता बने बैठे हैं जो कि किसानों को, किसान बंधुओं को, उनको जिनको राजनीतिक समझ नहीं है उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनको समझा दूं कि 70 साल जितनी सरकारें रही वर्सेस जो ये पिछले 7 साल के अंदर किसानों का भला जिस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद में हुआ है, ऐसा काम आज से पहले कभी नहीं हुआ। और एमएसपी बढ़ने की जो बात है, ये अपने आप के अंदर मुझे लगता है कि ऐतिहासिक है। आप कभी के भी फिगर्स, कभी कभी डेटा अगर उठा करके देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि कभी भी इतना ज्यादा एमएसपी के अंदर रेज नहीं हुआ है। और जो आत्मनिर्भर किसान बनाने की जो सपना है मोदी जी का, उसकी ओर हम सभी अग्रसर हैं और ये उनके अपने कृत्यों में हमको देखने को मिलता है। और रही बात, जब हम बात करते हैं जो हमारे ये फार्मर बिल जो आए, मैं पूछना चाहूंगी सभी विपक्षी दलों से, और उनमें से एक विपक्षी दल तो ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद उन्हीं 3 बिल्स को प्रपोज किया था पहले अपने मैनिफेस्टो में। आज बेशक से वो यू टर्न करके अपनी चुनावी रोटियां सेकना चाह रहे हों, इसलिए वो उनके साथ में जुड़ गए हैं। बट अगर आप देखें तो किसान को उसकी दिवाली अब समय से पहले मिलने वाली है। दिवाली कब आएगी और एमएसपी के आने से बाद में उनके घरों में जिस तरह की खुशहाली आने वाली है, ये मुझे लगता है कि हम किसानों को समझने की जरूरत है। और इस तरीके के जो तथाकथित किसान नेता हैं जो अपने आपको ठेकेदार बना करके बैठे हैं, नहीं महामेधा नागर जी, लेकिन इसके साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्योंकि जब हम लोग प्रोपोर्शनेट देखते हैं, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं, चाहे हम डीजल का उसमें जिक्र करें, खाद का हम लोग जिक्र करें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बढ़ती हुई चली जा रही हैं। उसमें 200% तक का इजाफा हुआ है। अगर आप 2% या 8% या 5% या 4% बढ़ाते भी हैं तो उससे किसान को उसका लाभ मिलेगा नहीं सही तरीके से। यह सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या उस प्रोपोर्शन में आप लोगों ने बढ़ाया उस चीज को? कैसे भला करेंगे किसान का? जी देखिए, कई सारी चीजें हैं। अब अगर हम डीजल पेट्रोल की बात करें तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है और उसके अंदर जो पार्टिसिपेशन होता है वो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता है, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना इन्वॉल्वमेंट रखती है, एक चीज। दूसरी चीज, इसके अलावा सिर्फ एमएसपी बढ़ाने के अलावा भी ऐसी तमाम योजनाएं, ऐसी परियोजनाएं किसानों के लिए लेके आई गई हैं। हम बात करें पीएम किसान निधि की, उसमें सालाना हर किसान को 6,000 रुपए उसके अकाउंट में जा रहे हैं। आप बताइए, इतिहास के अंदर ऐसी कौन सी सरकार रही है जिसने सीधा डायरेक्ट बीच के बिचौलियों को हटा करके सीधे किसानों के साथ में संवाद किया, उनको सीधे उनके पर्सनल अकाउंट के अंदर उनको क्रेडिट कार्ड, कृषि क्रेडिट कार्ड उनको बना करके दिए। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी सरकार रही होगी जिसने किसानों के साथ में इस प्रकार का इतना फ्लेक्सिबल
डायलॉग जनरेट किया हो, और इसके लिए मैं अपनी सरकार को बहुत ही बहुत साधुवाद ठीक देती है। हूँ और आभार विजेंद्र व्यक्त सिंह यादव जी का मैं रुख कर लेता हूं। विजेंद्र सिंह यादव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, विजेंद्र जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अब्दुल हफीज गांधी जी, एक तरफ तो बात यह है कि बार बार कृषि आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान हम लोगों ने यह सुना कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, लेकिन एमएसपी तो बराबर बढ़ा रहे हैं। और ऊपर से यह भी कहा जा रहा है कि जितना 70 सालों में इस देश के अंदर नहीं बढ़ी, उतना 7 सालों में बल्कि उससे 1.5 गुना इन्होंने बढ़ाया है। कैसे इसको देखा जाए और कैसे इसको देख रहे हैं आप? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए आयुष जी, मैं आपको बता दूं कि पहला रिएक्शन मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कहा था कि हम किसान की जो आय है वो दुगनी कर देंगे 2022 तक, और हम एमएस स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट्स रिकमेंडेशंस हैं उसको लागू करेंगे। एमएस स्वामीनाथन ने कहा था C2 प्लस 50% होना चाहिए, जो मैं समझता हूं कि अभी तक नहीं किया गया है। अभी 2% गन्ने और चने पर और दूसरी फसलों पर आप एमएसपी बढ़ा रहे हैं, और इन्फ्लेशन रेट 6% है अभी। तो ये किस तरह की, ये तो बेईमानी हुई ना। आप जो है, मैं आपको बता दूं कि गेहूं 1975 से 2015 हो जाएगा रुपए में, यानी कि आपने 40 रुपए क्विंटल बढ़ाया है। 40 रुपए का क्विंटल का मतलब है 40 पैसे प्रति किलो बढ़ाया है। इसमें किसान का क्या फायदा हो जाएगा, आप मुझे बताइए। एक साल में डीजल की कीमत 25 रुपए बढ़ती है, और आप बढ़ाते हैं किसान का 40 पैसे प्रति क्विंटल, इससे तो कोई फायदा नहीं हो जाएगा। गन्ने का जो किसान है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मांग कर रहा था कि गन्ने के प्राइसेस बढ़ाए जाएं, लेकिन इस सरकार ने 4 साल से कोई ध्यान नहीं दिया, और जब चुनाव आ गए तो 5 रुपए गन्ने का प्राइस बढ़ा दिया। मैं समझता हूं कि ये सरकार जो है कहीं ना कहीं किसानों का अपमान कर रही है। अभी महामेधा जी ने कहा, पता नहीं क्या क्या बातें कही। ये जो किसान मुजफ्फरनगर में इकट्ठा हुए थे, ये कौन लोग हैं? ये किसान नहीं है। जो किसान जो है सिकरी बॉर्डर पे और दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं, करनाल में बैठे हुए हैं, ये किसान नहीं है। लाखों की संख्या में आप तो अपने आप को किसान कह के एक प्रिविलेज लेने की कोशिश कर रही है मेधा जी, लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो वेस्टर्न यूपी से हैं, जो पंजाब से हैं, जो हरियाणा से हैं, जो खून पसीना एक करके फसल उगाते हैं, उनको आप पता नहीं क्या कहते हैं। और आप ही नहीं कह रहे हैं, आपकी सरकार की तरफ से उनको, आपके प्रवक्ताओं की तरफ से उनको आतंकवादी कहा गया, उनको चोर कहा गया, उनको मवाली तक कहा गया। ये आपके मिनिस्टर ने कहा, मीनाक्षी लेखी जी ने। तो जो आप किसानों का अपमान कर रही हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो एमएसपी गारंटी किसान चाहता है, वो इसलिए चाहता है कि आज भी जो है एमएसपी पर सिर्फ 6% खरीदा जाता है, और वो भी एमएसपी से नीचे खरीदा जाता है, क्योंकि जो हमारी मंडी प्रणाली है वो आज भी कमजोर है, और सरकार ये कमजोर करने की कोशिश कर रही है जो कृषि कानून लेकर आई है। अगर मंडियां खत्म हो गई, सरकार तो कह रही है, सरकार तो कहती है कि इस तरीके के बिचौलियों को हटा देना चाहिए जो इस प्रणाली को पूरी तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये हटनी चाहिए, किसान को आजादी होनी चाहिए कि वो देश भर में किसी भी प्रकार ठीक है, महामहिला नागर जी, एक रिएक्शन पहले सबका आ जाता है, उसके बाद आप लोग काउंटर करिएगा। इस देश में सारे के सारे बिजनेस अंबानीज और अडानीज नहीं करेंगे क्या? उनको क्या एक्सपर्टीज है? क्या उनको फार्मिंग की क्या एक्सपर्टीज है कि उन्होंने गोदाम पहले बना लिया और फिर आप फार्म लॉस लेकर आते हैं? यानी आप फैसिलिटेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पहले गोडाउन्स बनते हैं, उसके बाद जो है ये फार्म लॉस आते हैं। तो क्रोनोलॉजी देखिए आप कि आप अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के कुछ चंद दोस्तों को जो आपको फायदा देते हैं, ये खुद प्रो को है कहीं ना कहीं कि आप उनको फायदा दे रहे हैं, वो आपको फायदा दे रहे हैं। उन्होंने चुनावों में आपको फायदा दिया, आप उनको इस तरह से फायदा दे रहे हैं। जब इस देश का किसान नहीं चाहता है कि ये तीनों कृषि फार्म आए, आपने कैसे कंसल्टेशन किया? कितने लोगों से कंसल्टेशन किया? कितने शेयर होल्डर से कंसल्टेशन किया? विदाउट कंसल्टेशन के आपने कोरोना काल में ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये बिल पास कराए हैं, और फिर आप सितंबर 2020 में इनको वॉइस वोट से पास करा देते हैं ना। आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, और जो आपके संगत, जो आपके अलायंस, ठीक है, श्रोमणी अकाली दल, वो आपके साथ छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, ठीक है, देखिए उसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, जो सवाल आप उठा रहे हैं, अब इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी देगी। विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान को भी यही दर्शाता रहा था कि भाई एमएसपी खत्म हो जाएगी, तो एमएसपी लगातार बढ़ा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि इसका फायदा किसान को मिलेगा? और क्यों लग रहा था आप लोगों के एमएसपी खत्म हो जाएगी? सरकार की मंशा पर भी सवाल थे आप लोगों के, तो एमएसपी कह रहे हैं कि हम लगातार बढ़ा रहे हैं और अभी भी बढ़ाई। देवेंद्र जी, एमएसपी बढ़ाई, लेकिन एमएसपी बिल कितने किसानों को रही है? मात्र 4 से 6% किसानों को सरकारी आंकड़े के अनुसार एमएसपी मिल रही है। हम लोगों की सरकार से बात हो, एमएसपी पे काम लीजिए। सरकार निश्चित करे, जो एमएसपी घोषित करती है वो किसानों को मिले। इस एमएसपी का बढ़ाने का किसानों को कोई लाभ नहीं है। पिछले वर्ष गेहूं की 1975 रुपए एमएसपी थी, गेहूं 1500 रुपए मार्केट में बिका। धान की 1868 थी, 1100 रुपए धान बिका।
और मात्र 2 चीजों को छोड़ के एमएसपी पर सरकार कोई खरीद नहीं करती, गेहूं और धान खरीदती है केवल। बाकी चीजों का एमएसपी बढ़ाना ना बढ़ाना सरकार का ना कोई नियंत्रण है, ना सरकारी कोई खरीदने की व्यवस्था है। हम जो लोग आज 9.5 महीने हो गए पूरे, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी सरकार से यही तो बात है जो तुम न्यूट्रल प्राइस रेट तय कर रहे हो, कम से कम तय कर रहे हो, हम लाभकारी को भी नहीं कह रहे, उसको हमें गारंटी दो कि इससे कम खरीदता है, अगर कोई आदमी खरीद करता है तो वो जेल जाएगा, अपराध घोषित होगा, या सरकार हमारी उसकी भरपाई करे। देवेंद्र तिवारी जी, ये एमएसपी के बढ़ने से कोई फायदा नहीं किसानों को? सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद है, कम से कम थोड़ा तो उनका जो रुझान रहा किसानों की तरफ रहा, और जो भी बढ़ाया थोड़ा बढ़ाया, जबकि उनको थोड़ा ध्यान देकर ठीक से बढ़ाना चाहिए था, अच्छे प्राइस देने चाहिए थे, लेकिन शुरुआत की कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में बेहतर करेंगे। और मैं सरकार से भी और जो प्रवक्ता बैठी बीजेपी के उनसे भी निवेदन करूंगा कि प्लीज़ किसानों की सुने और कम से कम इस तरह का ना करें कि 2 रुपये 3 रुपये ऐसे बढ़ाने से बेहतर है कि ना बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार ने ये जो पहल की है ये ठीक है, और मैं इस पहल का स्वागत करता हूं कि कुछ तो सोचा उन्होंने। और लगातार डीजल और पेट्रोल, जो डीजल हमारे लिए है उसमें सब्सिडी की मांग करते हैं हम लोग, जो बिजली का बिल है उसमें किसानों को राहत मिलनी चाहिए, जिससे किसानों को इतनी दिक्कत न होगा। और एमएसपी में इतने कम रेट बढ़ाए जा रहे हैं तो उनको बाकी चीज़ों में छूट देनी चाहिए। खाद से लगाकर जो भी हम लोगों के कृषि यंत्र हैं उन पर जो जीएसटी है वो ख़त्म होनी चाहिए। सरकार को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और मैं फिर भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी शुरुआत की है, मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि किसानों का भी ध्यान नहीं, लेकिन देवेंद्र जी मुझे बताएं, क्योंकि आप भी किसान हैं, जो प्रदर्शन चल रहा है ये जो एमएसपी को लेकर के खास तौर से कि इसका कानूनी एक जामा इसको पहना देना चाहिए, जो कि एमएसपी भले ही आप कम है या ज्यादा है ये भी एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जो एमएसपी निर्धारित होती है उस पर होती खरीद कितनी है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि ये जो मांग है कि भाई एमएसपी के दायरे में सबको ला देना चाहिए, उससे कम पर अगर कोई खरीद करे तो फिर भाई उसको जेल हो जानी चाहिए, क्या ये प्रैक्टिकली आपको लगता है? किसान होने के नाते थोड़ा बताएं कि क्या ये पॉसिबल है, ये फिजिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि अगर किसान छोटा है, अगर मंडी में और एमएसपी से नीचे कहीं भी, एमएसपी होना बहुत जरूरी है, लेकिन छोटे लोगों के लिए जो अपना आप जो ये लोग गांव में नहीं रहते होंगे उनको मालूम होगा कि अपना थोड़ा अनाज लिया और बाजार गए, सब्जी खरीद ली, और वहां पे जो छोटे व्यापारी हैं वो थोड़ा कम पैसे में ही खरीदते हैं। और जब ये कानूनी तौर से हो जाएगा, मेरी जो एनालिसिस है कि उसमें और ज्यादा करप्शन बढ़ेगा और लोग फिर बाध्य होंगे और सस्ता बेचने में, क्योंकि लोग कहेंगे कि इससे नीचे तो खरीदेंगे नहीं, इसको ब्लैक में मुझे चाहिए। इससे ब्लैक मार्केटिंग और बढ़ेगी। सरकार को सबसे ज्यादा क्रय केंद्र खोलने चाहिए जहां पे जो किसान है वो बेच सके। अगर इस तरह इसको लागू किया गया तो मेरा जो अनुमान है उससे और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी और किसान और परेशान होगा। महामेधा नागर जी, मैं चाह रहा हूं कि जवाब दें तो जो अब्दुल हफीज गांधी जी ने सवाल उठाया, को इस पे और दूसरा ये है कि ध्यान देना चाहिए। एमएसपी भले ही आप लोग बढ़ा रहे हो, लेकिन हाँ ये सवाल बड़ा वैलिड है किसानों का कि उस एमएसपी पे कितनी खरीद होती है, ये भी तो बड़ा सवाल है ना, कैसे मिलेगा लाभ? महामेधा नागर जी, जब बात आती है एमएसपी पे खरीद की तो हमको ये भी समझना चाहिए कि क्या रोल रहता है एपीएमसीज का, किस तरीके से मंडी जो है वो किसानों का शोषण करती हैं, किस तरीके से उनको कम दामों पे उनको बेचने के लिए मजबूर करती हैं, ऐसे तमाम रीजंस होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नए फार्म बिल हैं अगर उनको किसान अच्छे से समझें, और जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं किस तरीके के जैसे वो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जैसे कि मैं अभी एक और डिबेट के अंदर थी तब मैंने अपने बीकेयू के एक प्रवक्ता से मैंने पूछा कि सर आपने क्या तीनों बिल को ढंग से पढ़ा है? वो खुली डिबेट पर बैठ करके बोल रहे हैं, और यही सारे नेता हैं जो कि फील्ड में जाकर के लोगों को भी, किसानों को भी यही समझा रहे हैं कि कॉर्पोरेट कंपनियां आएंगी और आपकी जमीनें आपसे छीन करके ले जाएंगी। मैं यहाँ पे बैठे सभी विपक्षी दल के अपने प्रवक्ताओं से ये पूछना चाहूंगी कि क्या किसी भी बिल के अंदर, तीनों में से किसी भी बिल के अंदर कहीं पर भी इस तरीके का कोई मेंशन है कि कोई भी कॉर्पोरेट आकर के किसानों से उनकी जमीनें ले जाएगा? तो वो प्लीज इसको क्लियर करें। कोई भी ऐसे बिल के अंदर, तीनों बिल में से कहीं पर भी अगर एमएसपी के बारे में कोई भी व्याख्यान है तो प्लीज उसको अपने किसानों के बारे में
में बताएं, पर हमारे जो ये जितने भी किसानी नेता हैं जो आज की डेट में ठेकेदार बन के बैठे हैं, वो किसानों के अंदर एक भ्रम, एक चिंता फैलाने का काम कर रहे हैं, जो उनको ऐसे बरगलाते हैं कि आपसे आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी, आपको एमएसपी पे बेचने नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है अगर इन बिल को अच्छी तरीके से समझें और हमारे विपक्षी दल भी, अगर वो जितने अपने आप को किसान हितैषी बनने का ढोंग करते हैं, अगर उसका 1% भी वो सच से समझ करके पढ़ करके अगर किसानों के बीच में जाएंगे और लेकिन उनको फिर क्या समझाएंगे। वजह है? आप ये कह रहे हैं कि आप तो किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं, न जाने कितने काम आप लोग भी चर्चाओं में गिनाते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने किसानों के लिए ऐसा किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसान आंदोलनरत हो, भले ही आप उनको ये कहते रहें कि उसमें पॉलिटिकल पार्टी उसका भी रोल है, लेकिन किसान तो है ना सड़क के ऊपर। क्यों वो आप लोगों से नाराज है और क्यों कह रहा है कि भाई आप जो कानून लेके आ रहे हैं उसके हित में नहीं है? अगर इतने हितैषी हैं आप लोग तो उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? जी देखिए, अभी अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, मैं खुद वेस्टर्न यूपी से आती हूँ, तो मैं बहुत सारी रीजनल सेंटिमेंट्स को भी समझती हूँ। अगर आप बात करें टिकैत जी की और आप बात करें आरएलडी पार्टी की, आप देखिए वैसे तो आरएलडी पार्टी का कोई वजूद बचा ही नहीं था, पर वो भी अभी राइड कर रही है खुद पूरे इस किसान आंदोलन के अंदर, और वो अपनी रोटियां सेकने का काम कर रही है। अभी उनके पास में जो ग्राउंड भी अवेलेबल नहीं था, उनके पास में एक सीट अवेलेबल नहीं थी, उसके बावजूद वो अब किसान आंदोलन से जुड़ करके अपने आप को किसान हितैषी नेता बता रहे हैं और किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि किसानों को सिर्फ बरगलाया गया, इतनी संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं सिर्फ बरगलाने से पहुंच जी 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 मैं बता रही जी, मैंने अभी फिनिश नहीं किया। मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से रीजनल सेंटिमेंट्स, मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से रीजनल सेंटिमेंट्स इफेक्ट करते हैं किसी भी आंदोलन को, चाहे वो किसी भी प्रदेश के अंदर हो, किसी भी प्रकार के लोगों के बीच में हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो, हर जगह पर रीजनल सेंटिमेंट्स हर आंदोलन को एक नई हवा देते हैं, एक नई आग देते हैं। अब बात कीजिए किस तरीके से टिकैत जी ने रो करके एक ऐसा ढोंग रचा कि उनको खतरा है, उनको मार दिया जाएगा, उन पर लाठीचार्ज होने वाला है। उसकी वजह से कई खापों की बैठक होने के बाद में उनके साथ में जो सेंटिमेंट जुड़ा, इसी वजह से सेंटिमेंट के आधार पर लोग पहुंचे हैं, लेकिन किसानों के समस्या के आधार पर नहीं, आप ये कह रही हैं। हिलाल नकवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल जी, ये बात कही जा रही है एमएसपी को बढ़ाते हुए कि जितना 70 सालों में नहीं बढ़ाया गया, उसका 1.5 गुना 7 साल में बढ़ा है एमएसपी, और उसके बावजूद भी आप लोग कह रहे हैं कि सरकार किसान हितैषी नहीं है। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पे, हिलाल नकवी जी। हिलाल नकवी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, हिलाल नकवी जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अब्दुल हफीज गांधी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और इसके अलावा महामेधा नागर जी ने जो सवाल उठाया, मैं चाह रहा हूं उसका भी जवाब दें। जी, मैं महामेधा जी से ये कहूंगा कि अगर आपने बिल पढ़े हैं तो आप 5 फायदे बिल के गिना दीजिए, ताकि किसानों को तो पता लगे कि वो 5 फायदे क्या हैं इन तीनों बिलों के अंदर, अगर आपने बिल पढ़े हैं। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, बताइए अगर आपने बिल पढ़े हैं तो मुझे बताइए, उसके बाद मैं बात रखूंगा। जी जी, 5 फायदे गिनाइए। मैं गिन रहा हूं। नंबर 1, मैं आपको 5 फायदे गिनाती हूँ इस पूरे फार्मा बिल के, और मैंने बहुत अच्छे से होनी चाहिए, रेटरिक नहीं होनी चाहिए। नहीं, रेटरिक नहीं है, रेटरिक नहीं है, तीनों बिल से बताइए। मैं आपको 5 बिल के फायदे बताती हूँ। आप मुझसे, मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आप इसके अंदर 5 जेन्युइन कमियां निकाल के बताइए। मैं निकाल दूंगा, आप मुझे बताइए। आप बताइए ना पहले। मैंने आपसे सवाल किया, आप बताइए ना, बताइए ना। आपको पता ही नहीं है। 5 खामियां आपने बोला। नहीं, ठीक है, चलिए एक एक करके। महामेधा नागर जी, आपकी बात हो गई है, ठीक है, चलिए। अब्दुल हफीज गांधी जी, आपका समय है। अब्दुल हफीज गांधी जी, आपका समय है। मैं चाह रहा हूं कि जो सवाल उन्होंने उठाया उसका आप जवाब दे दें। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं उनसे ले लूंगा। सवाल पहले किया है, ये 5 मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने क्या किया? मेधा जी, अब्दुल हफीज, आपने मैं आपको बता रही हूँ, सारा मंडियों का रोल खत्म होता है। मैं आपको बताती हूँ। नहीं, कमी पता है ना अब्दुल हफीज गांधी जी, आपको कमी पता है? 5 कमियां बताइए ना, अभी यहाँ पर बता दीजिए। सवाल पहले नहीं, आप देखिए, महामेधा नागर जी का सवाल पहले है ना, उन्होंने पहले ही पूछा आपसे। और ये बताइए, उन्होंने ये भी कहा कि आप इसमें बताइए कहां लिखा है, इस बिल के अंदर कहां लिखा है, कौन सी लाइन है जो ये कह रही है कि किसानों की जमीन चली जाएगी। 2 सवाल उन्होंने किए थे। मैंने आपसे सवाल किया ना, मैंने बोला ना किसानों की कोई जमीन, देखिए कोई एक छोटा फार्मर भी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपसे ऑलरेडी पहले प्रश्न पूछ चुकी हूँ। पहली चीज, मैं आपको फायदे गिनाती हूँ। जी, आप एक बात बताइए, जब जो किसान जाकर के किसान मंडियों के अंदर उसको शोषित होना पड़ता था, उसको ट्रैवल करना पड़ता था इतनी दूर दूर, और उसके बाद भी उसके पास में कोई गारंटी नहीं होती थी कि उसकी वो फसल खरीद ली जाएगी, वो अब जाकर के वो एपीएमसी मंडी के सर सुन लीजिए, मैं आपको 5 फायदा बता रही हूँ। आप सुनिए ना, रेटरिक नहीं बता रही सर, आप किसानों के मुद्दों को कैसे रेटरिक बता सकते हैं? मैं आपको किसानों की हालात बता रही
हूँ कॉर्पोरेट कि दोस्तों के किसान लिए फायदा किस मत प्रकार गिनाइए। से, मैं आपको अपने बता रही हूँ कॉर्पोरेट किसान फ्रेंड्स किस के प्रकार लिए से, आप फायदे अरे मत गिनाइए, सर किसानों को कॉर्पोरेट फायदा फंड, बताइए। सर क्या कॉर्पोरेट फंड किसानों की को क्या आप फायदा बात है? मत कीजिए, सर आप बात मत कीजिए कॉर्पोरेट सबसे फंड ज्यादा की, मैं इलेक्टोरल आपको क्या फंड बोल में रही आपको हूँ। कॉर्पोरेट फंड मिल रहा है। इलेक्टोरल सर फंड आप में बता 90% दीजिए ना, आप इलेक्टोरल बता फंड दीजिए ना सबको मिल पांच, रहे हैं। आपको अगर आपको फायदे, आपको अगर फायदे नहीं आप सुनने, आप रेटरिक बता मत दीजिए। कीजिए। मैं मैं बता रहा हूं रेटरिक आपको, नहीं दे रही हूँ। मैं बता रहा हूं आप आपको, मैं पहला हाँ बताइए आप। पहला बता रहा हूं मैं, एसेंशियल मैंने कमोडिटीज। मैं मैंने आपको बता रहा आपसे हूं, आप प्रश्न सुन पहला लीजिए। क्या पूछा? मैं मैंने आपको आपसे बता पहला रहा हूं, आप प्रश्न सुन क्या लीजिए। पूछा? ठीक है, महामेधा मैंने जी पहला सुन आपसे रहे हैं, पहला देखिए वो प्रश्न क्या जवाब दे रहे हैं। पूछा? महामेधा जी हम सुन मैंने लेते आपसे, हैं, अब अब सुनते आप हैं, सुन महामेधा जी लीजिए। हम सुन लेते हैं, ठीक है, देखिए अब आप जवाब सुन दे रहे लीजिए। हैं। अब्दुल हफीज गांधी जी। पहला नुकसान मैं आपको बता रहा हूं कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ये कहा गया था, एंटी होर्डिंग के लिए लाया था ये, कि होर्डिंग होर्डिंग जो है नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या किया गया कि कोरोना के अंदर इसमें अनलिमिटेड होर्डिंग के लिए कहा गया है। जब कोई भी इस तरह की इमरजेंसी होती है, उसके अंदर जो है मना किया जाता है कि होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने कहा कि होर्डिंग हो सकती है, अनलिमिटेड होर्डिंग कर सकते हैं, और इसलिए किया गया है ताकि इनके कॉर्पोरेट फ्रेंड्स खरीद कर उसको रखकर, और जब उनको प्राइसेस बढ़ाकर मिल सके तब वो अपनी फसल को, सर अपने एक अनाज बात को बाहर बताइए, निकालेंगे। अब आप इस पे एक बारी आप इस पे, अब मैं एक अब पे एक बात करते हैं अब आप सर, सुन एक पे लीजिए, एक बात मैं करते आपको हैं। गिना रहा हूं, आप फिर एक आप जवाब तरफा, दे आप दीजिएगा। एक आप अब आप एक जवाब पे दे झूठ दीजिएगा। बोलेंगे तो वो नहीं अब आप चलेगा ना। अब आप आप कैसे, जवाब आप तो नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके किसानों को मैं बरगलाने का काम कर रहे बरगलाने हैं। का काम आप नहीं कर बताइए रहा। होर्डिंग से एक बात बताइए, अगर कोई किसान जाकर के वहां पर अपना सामान देखने जाता है, अपनी फसल देखने जाता है, अगर वहां पर होर्डिंग की व्यवस्था ना हो, ये अगर किसी के पास में उसको आप संभालने होर्डिंग का की मतलब ही व्यवस्था नहीं ना समझ हो, रही हैं। सर आप सर होर्डिंग का सर मतलब सर ही नहीं समझ रही हैं मामेदा जी। होर्डिंग का जी मतलब हम बताइए, आप हमेशा, बताइए। होर्डिंग का मतलब हम हमेशा समझते हैं, और इसलिए हमने एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट बनाया था कि इमरजेंसी सिचुएशन में होर्डिंग नहीं हो सकती है। इमरजेंसी सिचुएशन में होर्डिंग नहीं हो सकती है। अब आपातकाल है, कोई बाढ़ है, कोई नहीं नहीं, की ठीक है सूचना अब्दुल हो, हफीज आप गांधी hoarding जी, नहीं यही तो है करेंगे। ना, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा कर लें, जो चीज गलत है उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन सवाल दूसरी इसी चीज बात मैं का है ना आपको कि आप बता पूरा वापस कर लें, और दोनों दूसरी तरफ चीज से मैं अगर आपको यही हम बता लोग देखें कि एक तरीके की कॉन्फ्लिक्ट स्थिति होना, तो फिर यही होता है। 10 महीने से देखिए दूसरी चीज किसान मैं भी आपको बैठा बता है, रहा हूं। सरकार की तरफ से भी कोई आयुष सवाल जी, नहीं निकल दूसरी- रहा है। ठीक है, मैं आयुष जी, हिलाल नकवी दूसरी जी का कहानी रुख कर मैं लेता हूं, आपको मेरे साथ बता जुड़े हुए फोन लाइन पे हो हिलाल नकवी जी। हिलाल नकवी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, क्योंकि अभी जो एमएसपी बढ़ाया गया उसमें हवाला यह है कि 70 साल में जितना नहीं बढ़ा उससे ज्यादा एमएसपी 7 साल में बल्कि 1.5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और क्यों कहते हैं आप लोग कि यह सरकार किसान हितैषी नहीं है? मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर, हिलाल नकवी जी। हिलाल नकवी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, हिलाल नकवी जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं विजयन जी का आपका रुख कर लेता हूं। विजयन जी, एमएसपी को लेकर के और साथ ही साथ भाई ये जो किसानों को बार बार कहा जा रहा है कि उनकी जमीन चली जाएगी, यहां पर महामेधा नागर जी ने इस बात का भी जिक्र करते हुए कहा कि एक तो हम लोग एमएसपी पर लगातार काम कर रहे हैं, हम लोग मंडियों को और सशक्त करने का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये क्यों किसानों के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या ये भ्रम जैसी स्थिति है? और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि सेंटीमेंट के आधार पर किसान वहां पर एकत्रित हो गया टिकैत जी के, ऐसा नहीं है कि सारा किसान विरोध में ही खड़ा हुआ है। मैं चाह रहा हूं जवाब दें इसका। शांति से सुनिए मेरी बात, शांति से सुनिए। पहली बात तो ये है, इन्होंने कही तो उसके नुकसान बता दें। नहीं, नुकसान मैं बता रहा हूं कि आप ये बताइए कि एक पहली इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम निलंबित किया, उसके स्टॉक सीमा खत्म की। ये मेरा उधर से कुछ गड़बड़ा रहा है सिस्टम। हेलो जी, सुन पा रहा हूं मैं। ऐसा है, इन्होंने स्टॉक सीमा खत्म की। आप बताओ, अगर ये चीज हमारे यहाँ प्याज आती है, प्याज जब किसान को होती है 5 रुपए किलो बिकती है, और जब स्टॉक में भर जाती है वो प्याज जनता के लिए 100 रुपए किलो मिलती है। क्या स्टॉक सीमा खत्म करने से 100 रुपए किलो अनाज जनता के लिए नहीं मिलेगा? हम जनता के लिए इनकी गारंटी है इस पर। नंबर 1। नंबर 2, हमें न्यायिक व्यवस्था में जाने का अधिकार नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कंपनी का और किसान का झगड़ा होगा तो वो संबंधित एसडीएम पे जाएगा। एसडीएम मजिस्ट्रेट के साथ साथ एक प्रशासनिक अधिकारी भी है, और इतनी बड़ी कंपनियां होंगी, उन कंपनियों के खिलाफ एसडीएम को निर्णय देने की क्षमता है क्या? और इन्होंने कही हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं। भाई, उत्तर प्रदेश में एमएसपी मात्र 4% से 6% किसान एमएसपी बिकती है, उसमें भी 2% किसानों का, 4% बिचौलियों का। अब हम एसडीएम से उम्मीद नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारी लड़ाई कंपनी के या किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ है, वो हमें न्याय दे दे। उसमें इन्होंने हमें
न्यायालय जाने को, सिविल न्यायालय जाने पर प्रतिबंधित किया है। नंबर 2, हमारे छोटी जोत के किसान हैं, अगर 4-4 बीघे के टुकड़े हैं और ये कंपनी 4 बीघा नहीं जोतेगी, वो टुकड़ा बनाएगी 200 बीघे 500 बीघे का। 10 साल बाद वो 4 बीघा का खेत की मेड़ हमें नहीं मिलेगी, उस समय विवाद होगा। हम एसडीएम से क्या उम्मीद कर सकती है? अब इन्होंने कहा ये एमएसपी खत्म नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं सरकार पे सब व्यवस्थाएं हैं। हरियाणा के किसानों को एमएसपी 85% मिलती है, पंजाब के किसानों को एमएसपी गेहूं धान पे 90% मिलती है, तो पूरे बाकी भारत वर्ष में ये क्यों व्यवस्था नहीं कर रहे? उत्तर प्रदेश के किसानों को 6% क्यों, बिहार के किसानों को बिल्कुल क्यों नहीं? नहीं, तो सरकार तो इनकी है व्यवस्था। जब ये कानून ला सकते थे, जब कोरोना आपदा में जब कानून अध्यादेश, मैंने ये सोचा था कि विपत्ति काल में आते हैं, इमरजेंसी को अध्यादेश आते हैं, अगर वित्तीय संकट हो जाए, सेना को कोई जरूरत हो जाए। अरे कोरोना काल में पूरा देश बंधक था, इन्हें 5 जून 2020 को क्या जल्दी थी एकदम अध्यादेश लाने की? और अडानी अंबानी के जो गोदाम बने खड़े हो गए, उनके गोदाम अध्यादेश आने से पहले कैसे बन गई? इस बात का भी जवाब देंगे। मैं बहन हमारी है भाई, वो गोदाम आज बनकर खड़े हो गए। अब ये कह रहे हैं बिचौलिया खत्म करेंगे। मंडी समिति एक केंद्र है, मंडी समिति पे डीएम का भी अधिकार है, शासन का भी है, एसडीएम का भी है, मंडी प्रशासन भी है। एक जगह की बिचौलियागिरी नहीं रोक पाए। आपने ये कह दी पैन कार्ड से कोई कहीं भी खरीद कर ले, जो खरीद 1000 लोग एक जगह बैठ के कर रहे हैं, अब वो करेंगे 1000 जगह बैठ के। वहां की घटदोली कौन रोकेगा, वहां की धोखाधड़ी कौन रोकेगा? ये इन लोगों को तो कहना आसान है अपनी बात। मंडी में अगर एसडीएम आ जाए, प्रशासक होते हैं, 1 घंटे में हड़कंप बच जाता है कि अधिकारी आ गए। चलिए, बहुत सारे सवाल आपने उठाए, मैं एक एक करके उसका जवाब लूंगा, लेकिन हिलाल नकवी जी से एक बार फिर से मैं सवाल दोहरा देता हूं। हिलाल नकवी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, हिलाल जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। देवेंद्र तिवारी जी, जो बात यहां पर अभी विजेंद्र जी ने कही है, क्या इसी तरीके की समस्याएं होंगी इस कानून के आने के बाद? और अगर ये कानून इतना ही खतरनाक है किसानों के लिए, पुरानी व्यवस्था फिर क्या बहुत बढ़िया थी? अगर अच्छी थी तो किसानों की हालत क्यों है? भाई, किसान का भला कैसे हो, ये भी एक बड़ा सवाल है। देवेंद्र जी, जवाब दें। ऐसा है कि इसमें जो सरकार ने बिल बनाया, इसमें 3-4 खामियां थी। उसमें सरकार ने फर्स्ट 27 दिन 28 दिन जो धरने पे हम लोग रहे, उसमें सरकार ने पूरी तरह से बात करी। और जो सरकार की भी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने बिना किसानों के पूछे और बिल बना दिया, जिसमें पयाली का जलाने का था, एसडीएम के ऊपर अपील नहीं कर सकते हैं, और उसमें एक भ्रामक ये था कि हमारी जमीनें चली जाएंगी। सरकार ने स्पष्ट किया और माननीय उच्च न्यायालय से 2 साल के लिए उसमें रोक लग गई कि नहीं लगेगी। तो पयाली पे हो गया, सरकार ने कह दिया कि मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। दूसरी चीज है कि सरकार ने यह भी कहा कि एसडीएम के ऊपर अब अपील हो सकती है। इन कई सारी चीजों पर बात हमारी और सरकार के बीच में बन गई, लेकिन बीच में ऐसी स्थितियां हैं कि फिर से बिगड़ गया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसे क्यों नहीं हो पा रहा है कि लगातार इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है। 27 दिन बाद हम लोग बॉर्डर छोड़ दिए, क्योंकि वहां पर जिस जो हम लोगों का, सब लोगों का संगठन था, उसमें मैं भी था, मैं भी मीटिंग में था कृषि मंत्री के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वहां पर बात होके आई कि ये सारी चीजें खत्म कर दी जाएंगी, किसी की जमीन नहीं ली जाएगी, ये सारा अमेंडमेंट होगा उसमें। उसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने उसको तत्काल रोक दिया 2 साल के लिए। बात खत्म हो गई। बाहर निकलने के बाद फिर कमेटी बैठी और कहा गया कि इसको कंटिन्यू रखना है। मैं पिछले 9 महीने से या 10 महीने से नहीं समझ पा रहा हूं कि ये क्यों। अभी मैं कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करके आया हूं, पूरे क्षेत्र, पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3 दिन रुक के आया हूं। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो किसान और सरकार के बीच में बात नहीं बन पा रही है। किसान, हम जैसे नेता, अपने को भी कहता हूं कि मैं, हमारे जैसे लोग नेता अपने आप को कहते हैं, इतने दिनों से किसान बैठा है, क्यों प्रयास नहीं हो रहा कि सरकार से बात बने? हठ धर्मता सरकार को भी छोड़नी पड़ेगी और हम लोगों को भी छोड़नी पड़ेगी। अगर सरकार कुछ आगे आकर बात कर रही है इस समय कि हम एमएसपी में करेंगे, बाकी चीजें करेंगे, तो हम लोगों को बैठ के बात कर लेना चाहिए, ना कि इस तरह की जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने से, ऐसे तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। पशु से पूरे किसान को दिक्कत है कि उत्तर प्रदेश में पशुओं से सबसे ज्यादा किसान को परेशानी है। बिजली के रेट बढ़ गए हैं, डीजल के रेट बढ़ गए, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं मुख्यमंत्री जी से हो रही है, ना प्रधानमंत्री के यहाँ कोई ज्ञापन दिया जा रहा।
और इसी को लेकर हम लोग गए थे और 12 तारीख को हम लोगों का बॉम्बे में अन्ना जी के उसमें एक कार्यक्रम है जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा। तभी तो कह रहे हैं कि भाई, तभी तो कह रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही है, सरकार सुन ही नहीं रही किसानों की, और इसीलिए तो राकेश टिकैत तो मन से कह रहे थे कि भाई बीजेपी को हटाना है। सरकार को हटाने के लिए बात नहीं हुई थी, फर्स्ट मीटिंग से मैं था, सिर्फ किसान बिल को लेके गए थे, ना कि सरकार को हटाने से। वहीं से सारी चीजें बिगड़ी जहां से राकेश टिकैत जी ने इसका मॉडल ही चेंज कर दिया। हमें सरकार से चीजें लेनी है, हम तो सरकार से ही मांग सकते हैं। मोदी जी को 4 साल से पहले कौन हटा सकता है? सरकार से ही निवेदन कर सकते हैं कि आप हमारी चीजें फुलफिल करिए, ना कि हमें उन्हें हरा के फुलफिल करानी है। इससे पूर्ववर्ती सरकारें भी रहीं, अगर वो बहुत अच्छी थी तो उन्होंने क्यों नहीं किया? इन तमाम सारी चीजों की बातें हैं, लेकिन अगर कुछ कहिए तो विपक्ष और पक्ष, अगर हम कुछ अच्छा कहते हैं तो वो कहेंगे बीजेपी वाले हैं, और वो कुछ अच्छा कहते हैं तो वो कहेंगे कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं। लेकिन आज के टाइम में पूरी तरह से किसान को भ्रमित किया जा रहा है, वो अपने घरों से दूर हैं। 600 से ज्यादा किसान ये बड़ी बात आपने कही है कि किसान को भ्रमित किया जा रहा है। ठीक है, महामेदा नागर जी, महामेदा नागर जी, महामेदा नागर जी आप जवाब देंगे। अब्दुल हफीज गांधी जी की बात का जवाब दें, महामेदा नागर जी। मैं जो मुझसे पहले अभी ये प्रवक्ता बात कर रहे थे, मैं इनकी सारी बातों, मेजॉरिटी बातों से सहमत हूँ। मैं बिल्कुल इस बात में विश्वास रखती हूँ कि किसानों को जो कि अपने घर बार छोड़ करके इतनी दूर आकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको बरगलाने का काम। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी हाँ, किसानों को बरगलाने का काम ये किसान नेता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब किसानों के लिए भी एक हाई टाइम है कि उनको भी समझना चाहिए इस बिल के बारे में भी, और सरकार ने, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश के अंदर केंद्र सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, सबने अपने दरवाजे, अपने दिल खोल करके किसानों के लिए रखे हैं। हमारा देश अपने किसानों के नाम से जाना जाता है, वो मशहूर है अपने किसानों के लिए। तो हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार का सहयोग, अभी महापंचायत भी हुई तो प्रदेश सरकार ने किसी प्रकार का उनको कोई टेंशन ना हो, उनको कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार ने उनके सहूलियत के लिए करवाई। तो मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार और जो केंद्र सरकार दोनों ही इस बात से मतलब आश्वस्त है कि उनको किसानों की मदद करनी है, पर उतना ही भरोसा किसानों को भी और ये जो विपक्षी दल है उनको भी अपनी सरकार के अंदर ये दिखाना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि अब उनकी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करने का समय आ गया है, और अब उनको फाइनली किसानों को एक राइट डायरेक्शन में गाइड करते हुए किसानों की मदद करनी चाहिए। अब्दुल हफीज गांधी जी ने जो सवाल उठाया होर्डिंग को लेकर के, मैं चाह रहा हूं उस पर भी जवाब दें थोड़ा। क्या सवाल? अब्दुल हफीज गांधी जी अपना सवाल दोहरा दें, बार बार पूछ रहे थे आप। आपने इन कानूनों में अनलिमिटेड होर्डिंग का जो है अधिकार दे दिया है, और वो दिया है कोरोना काल में, जबकि हम ऐसे एक बात बताइए, अगर किसी भी प्रकार का जो भी किसानों को जिस भी दिक्कत थी, और मैं ये बहुत खुले मन से बात ये बोल रही हूँ, मैं एज अ पार्टी प्रवक्ता, जस्ट एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन इस बात को यहाँ पर नहीं कह रही हूँ। मैं खुद एक ऐसे परिवार से आती हूँ, हम आज भी दूध का काम करते हैं, हमारी अपनी डेयरी चलती है, और मैं इसको बहुत ही एम्पैथेटिक मैनर में मैं आपके सामने इस बात को प्रेजेंट करना चाहूंगी। सरकार जेन्युइनली डायलॉग के लिए ओपन है, वो चाहती है कि किसान उसके पास में आए, आकर के उनसे वार्तालाप करे, उनको नहीं दिया कि सरकार चिंतित है या नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी भी प्रकार का विषय जो कि जेन्युइन किसानों को फेस कर रहे हैं, वो इस बारे में आकर के सरकार के साथ में संवाद क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, मुझे आप मुझे इतना बताइए कि सर, आपकी पार्टी, चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीकेयू हो, ऐसे तमाम मंच जो भी इस किसान आंदोलन के साथ में अभी तक जुड़े हुए हैं, चाहे वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो किसानों को अभी तक भी क्यों मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि वो सरकार के साथ में जाकर के एक हेल्दी डायलॉग करे? आप खुद एक यू आर वेरी वेल रेड मैन। जी, जी बताइए अमिता जी। जी, यू आर अ वेल रेड मैन, और आप अगर इतनी समझदारी रखते हुए भी, अगर उसके बावजूद अगर आप इस तरह के डायलॉग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और सिर्फ किसानों के अंदर एक पेसिमिस्टिक बिहेवियर फैलाने का काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे किसानों का कुछ भला होने वाला है। अगर आपको लगता है ऐसे तमाम विषय हो सकते हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि बिल एकदम परफेक्ट आए थे, बिल्कुल उसके अंदर कुछ खामियां थी, और उसके ऊपर सरकार ने काम किया कैसे? किसानों की मदद लेकर के, उनकी आवाज को सुन के, उनकी बातों को सुन के, और उनके
जो भी उनकी टेंशन है, जो भी उनके इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व करके जितनी चीजें रिजॉल्व करी गई, अगर आपको लगता है और ऐसी तमाम और कुछ प्रॉब्लम है अगर, तो मैं चाहती हूँ कि एक हेल्दी डायलॉग होना चाहिए, वो आए, आप भी आए, सरकार के पास में आए। ठीक है अब्दुल हफीज गांधी जी। जी, पहली बात तो बहुत अच्छी बात है मेधा जी, हेल्दी डायलॉग की बात कर रही हैं, लेकिन ये बात तब कहाँ गई थी जब ये बिल के थ्रू ये कानून लाए गए थे, और वो भी ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए गए थे। ऑर्डिनेंस बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में लाए जाते हैं, लेकिन ये ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए गए। सर उसके अंदर पार्टिसिपेट तो सारे के सारे जनप्रतिनिधि करते हैं ना। नहीं, शायद आप नहीं जानते हैं, ऑर्डिनेंस सरकार पास करती है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव पास करती है। ये पार्लियामेंट से लॉ पास होता है, जहां पर हम डेलिब्रेट कर सकते थे या चर्चा में हिस्सा ले सकते थे, ऑर्डिनेंस में नहीं ले सकते। ऑर्डिनेंस सरकार का काम है। तो मैं आप मुझे सुन लीजिए, आपने हेल्दी पार्टिसिपेशन की बात की, डायलॉग की बात की, ये आपको इन कानूनों को लाने से पहले करना चाहिए था। ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी, आपको जो फार्मर्स के एसोसिएशंस हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। ऐसी क्या जल्दी थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अब विदेशों में आप जाएं तो कोई कानून बनाने एक सेकंड सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको बस एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी कि ये जो ऑर्डिनेंस लेके आया गया, चाहे वो बिल बनाया गया, इस बिल के अंदर ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी को रात को सपना आया, उन्होंने कहा कि चलो 3 नए बिल बना दिए जाते हैं। इसके अंदर ऑफ कोर्स एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स नहीं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स इसके अंदर लगे, तमाम एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इसके अंदर लगे। उन सबके सुझाव के बाद में उन सबके सुझावों को एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार करते हुए इस बिल को बनाया गया। ये किसी की अपने दिमाग की अकेले की उपज नहीं है, ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई बिल नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों का भला करने के लिए बिल था। और आप देखिए, मुझे सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए, विदेशों में एक चलन है कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन होते हैं, यानी कि वो पब्लिक के व्यू भी इनवाइट करते हैं, और अक्सर हमने देखा है हमारी सरकारें भी करती हैं। लेकिन ऐसा इस कानून के साथ क्यों नहीं किया गया, मेरा ये सवाल है। दूसरी बात ये कि 22 जनवरी को डेडलॉक हो गया था सरकार के बीच और किसानों के बीच। 22 जनवरी से आज हम कहां पर हैं, मुझे बताइए। मोदी जी ने कहा था कि मैं एक फोन कॉल पर दूर हूं। सरकार एक बड़ा भाई होने के नाते, एक पेरेंट की पोजीशन में होने के नाते, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि किसान संगठनों को अप्रोच करते? सरकार किस माइंडसेट से जाती थी? जब भी इन्होंने मीटिंग की, कहा कि हम किसान कानून वापस नहीं लेंगे, आप चर्चा पे आइए। अरे, जब आप अपनी पोजीशन बता दे रहे हैं, फिर चर्चा किस बात की होगी? क्या आपके साथ हम चाय पीने आए? क्या हम आपके साथ नमकीन खाने आए? क्या एक भी बार जो भी किसानों के जितने भी, चाहे पराली के बारे में हो, चाहे ऐसे तमाम ऐसे उनके मुद्दे थे, जो क्या उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया? आप मुझे बताइए, हाँ या ना? अमेंडमेंट सरकार ने किया कि नहीं? हाँ या ना? बहुत ही प्रेशर में किया गया। जब लाखों किसान देखिए, वो सरकार है, वो प्रतिबद्ध नहीं है, वो प्रतिबद्ध नहीं है कि अगर कोई उनसे बैठक में आएगा और वो उसको वो चेंज करवा के ही जाएगा। आप मुझे बताइए, सर आप मुझे बताइए, उसके अंदर अमेंडमेंट हुए किसानों के सुझावों के बाद, हाँ या ना? हाँ या ना? अभी वादे हुए, एक भी अमेंडमेंट नहीं हुआ। वादे हुए, अमेंडमेंट नहीं हुआ। मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा ऑर्डर आया है, कौन सा ऐसा पार्लियामेंट से अभी अमेंडमेंट? नहीं, अब्दुल हफीज गांधी जी, अभी तो वैसे भी उसको होल्ड कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो अभी तो उस पर कुछ वक्त बनता भी नहीं है। अभी तो वो वैसे ही होल्ड है, अभी तो वो वैसे ही होल्ड है। लेकिन ठीक है, लेकिन बातचीत के दौरान इस पर सहमति तो बनी थी ना, ऐसे ही तमाम मुद्दों पर सहमति बन सकती थी। बात यही है ना कि वो रिजेक्ट कैसे हो गए। विजेंद्र सिंह यादव जी, अभी आपने ये कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो मात्र 4% या 6% के आसपास ही एमएसपी पर हम खरीद पाते हैं। तो सवाल यह है कि 6% और 4% ऐसा तो नहीं है कि 4.5 साल में ही खरीदा जा रहा है। इसके पहले भी यही किसानों की स्थिति थी। तब एमएसपी को लेकर के ये बात क्यों नहीं आप लोगों की तरफ से उठाई गई, या उसको कानूनी जामा पहनाने की बात क्यों नहीं की? ये अभी इस वक्त क्यों ये बात हो रही है? हो गई एमएसपी में और सरकारी रेट में और मंडी में इतना अंतर मैंने जीवन में नहीं देखा। इन कानूनों का असर है कि धान 1868 वाला बिका 800 रुपए, 1000 रुपए। उसके पहले एमएसपी पर खरीद हो जाती थी उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, मात्र नहीं, मुझे ये बताइए, उसके पहले एमएसपी पर खरीद होती थी उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं वही बता रहा हूँ, एमएसपी का और मंडी का मात्र 50 से 100 रुपए का अंतर रहता था, मात्र 50 से 100 रुपए का। ऐसा क्या कारण है कि जो आधे पर चला गया? नहीं, आपने तो कहा कि एमएसपी में जो खरीद हो रही है वो कितनी हो रही है, इस पर आपने सवाल उठाया ना। आपने कहा कि 2% 4% खरीद होती है, हरियाणा में 80% होती, तो ऐसा तो नहीं है कि 2% और 4% ये अभी होने लगा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से भी होता था। तब एमएसपी पे खरीद को लेकर के सवाल क्यों नहीं उठाया? मेरा मतलब ये है कि जो इस समय हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ।
पहले एमएसपी का और मार्केट का अंतर मात्र 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए रहा। इनकी सरकार में मार्केट का अंतर और एमएसपी का अंतर आधा आधा है। 2000 की चीज 1000। उसके पहले 50% खरीद होती थी क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं ये कह रहा हूँ उससे पहले हम मंडी में बेच के भी इतने घाटे में नहीं जाते थे जो हमने 1860 वाला था। तो उस समय कानूनी जामे की जरूरत नहीं थी, अभी ज्यादा अंतर है इसलिए जरूरत है। इस बिल्कुल सीधा क्या हो रहा है भाई, 1868 वाला धान हमारा 1800 ठीक है 1800 मिलना शुरू हो जाए, 2% की खरीद होती रहे, आपको सरकार से आपकी शिकायत कम हो जाएगी। नहीं तो अब शिकायत तो सबसे पहले ये है कि सरकार के कानून, तब आप कहेंगे कि सरकार अब 70% क्यों नहीं खरीदती, 80% क्यों नहीं खरीदती? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कमी तो कमी है ना, इसको इस तरीके से नहीं ढक सकते हैं आप कि उस समय अंतर कम था, अब ज्यादा है तो हम एमएसपी पे कानूनी गारंटी चाहते हैं। नहीं, अरे वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इनकी योजना 80% क्यों नहीं होती थी? हरियाणा में होती, उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं होती थी? ये सवाल क्यों नहीं उठाया आप लोगों ने? पहले उठा रहे सरकार से लगातार करें। कहां धरना प्रदर्शन हुआ? उत्तर प्रदेश में कब धरना प्रदर्शन किया आप लोगों ने कि आपकी एमएसपी पर सारी फसल खरीद ली जाए? हरियाणा में तो 8 फसल खरीदते हैं एमएसपी पर। आपने अभी बताया कि यहाँ तो 2 ही फसल होती है, केंद्र जो खरीदता है। अभी हम आपको बता रहे हैं, हमने जो भी सरकार रही है, मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, ये मुद्दे उठाते रहे हम लोग और सुधार भी हुआ। 2012 में 180 रुपए उसका रेट बढ़ा था गेहूं का, ये कह रहे हमने बहुत बढ़ा दिया। अब ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, गन्ना है हमारा, गन्ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, एक मील का और सहकारी समिति जिसमें होती है, किसान का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस क्षेत्र को हमें गन्ना देना है। क्या ये गन्ने की दशा इन्होंने सुधार दी? गन्ने का 70% भुगतान करा दिया, गन्ने की घटतोली रुकी, कॉन्ट्रैक्ट इसमें रोक लेंगे हमारी ये? जब गन्ने में हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फेल हो चुके हैं, अब इन्होंने गन्ने नहीं ठीक है, लेकिन आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपने पहले आंदोलन क्यों नहीं किया? इतना बड़ा आंदोलन तो मुझे नजर नहीं आया इससे पहले। आंदोलन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर फिर तो कुछ किसान को बड़ा खुशहाल और संपन्न होना चाहिए था। अगर 4.5 साल में किसान इतना बदहाल हुआ है तो उसके पहले किसान तो बहुत संपन्न था क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? 1991 में लाल किला के पीछे आंदोलन हुआ इन्हीं मांगों को लेकर। मनमोहन सरकार में एक ये ऐसी सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं मांगी? मेरा सवाल यह है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं मांगी? भाई आंदोलन क्यों इतना बड़ा नहीं हुआ? नहीं, सरकार करा रही आंदोलन। सरकार के लिए सरकार ने ये सोचा ही नहीं किसान सम्मान से अपने घर जाए। अगर ये लोग कह रहे हैं ठीक है, अब सरकार ने करा दिया। देवेंद्र जी ये मांग पहले क्यों नहीं उठी? अगर किसान की स्थिति इस तरीके की है कि एमएसपी पर खरीद होती नहीं, जो दाम कहा जाता वो मिलता नहीं, तो ये आंदोलन अभी इतना बड़ा हुआ क्यों हम लोग को नजर आता है, पहले क्यों नहीं? देवेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज नहीं आ रही। हाँ दोबारा से बताइए, आवाज नहीं आ रही। देवेंद्र जी ये आंदोलन जो अभी हम लोग को इस समय दिख रहा है, क्योंकि एमएसपी पर जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तो ऐसा नहीं 4.5 साल के अंदर हो गई। इसके पहले आंदोलन पर क्यों नहीं बैठे आप लोग? नहीं, ऐसा है कि हम एमएसपी को गारंटी को लेकर नहीं बैठे थे। हम लोग बैठे थे वो जो कृषि कानून में 3-4 चीजें गलत हो गई थी उसको लेकर बैठे थे। नहीं अभी तो बात एमएसपी की भी है ना, ऐसे जैसे कि अभी तो बात एमएसपी की भी है कि एमएसपी पे कानूनी गारंटी नहीं होगी तो भाई किसान बेहाल हो जाएगा। कानूनी गारंटी चाहिए एमएसपी पर, उससे कम पर खरीद हुई तो फिर जेल जाएगा। अबे हमें नहीं मानना है, हमें अगर हमें नहीं मानना है तो हम 2 चीजें और ले आएंगे, 3 चीजें और ले आएंगे, क्योंकि चुनाव का टाइम है। हम किसान नेताओं को भी इस चीज की ध्यान रखना चाहिए कि बहुत माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। जब सरकारें बात करने को तैयार हैं तो हम लोगों को बैठ के बात करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो एमएसपी को लेकर दिक्कत चल रही, मैंने आपको पहले ही बताया कि जमीनी स्तर पर कोई व्यक्ति नहीं जाता। सरकार की दिक्कत यह है कि सरकार जिस टाइम तो देवेंद्र जी मतलब बहुत सीधा सा आरोप आपका ये है कि किसान नेता दरअसल नहीं चाहते हैं कि ये अपने अंजाम तक पहुंचे, या उसके पीछे उनकी अपनी राजनीतिक मंशा आपको नजर आती? क्योंकि आप तो आंदोलन का भी हिस्सा रहे, आपने तो बताया कि आप लोग तो गए भी भाई कृषि मंत्री के साथ बातचीत के दौरान भी। सिर्फ राजनीति है? बिल्कुल 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 राजनीति अब हो रही है, अब किसी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। इसके बाद कई सारी मीटिंगें हुई जिसमें हम रहे, कई मुद्दे रखे गए कि अगर इस पे नहीं मानते तो ये वाला अब शुरू किया जाएगा। ये करना बिल्कुल गलत है, किसानों के साथ छलावा है। किसानों के हित की बात होनी चाहिए। भंडारण हो रहा है गलत, अनलिमिटेड भंडारण नहीं होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई गोडाउन बना रहा है, हमारी फसलें बच रही हैं तो ये अच्छा है,
बस भंडारण पे हो कि वो अनलिमिटेड न करें कि ब्लैक मार्केटिंग बढ़े। इस पे सरकार को ध्यान देना ठीक है, चाहिए। अब्दुल हफीज गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये बात रखना चाह रहा था कि आपने कहा कि एमएसपी पर गारंटी की डिमांड अब क्यों। देखिए, ये सवाल मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर आप पहले नहीं किया, अब बाद में नहीं करेंगे या अब नहीं करेंगे, ये कोई बहुत रैशनल मैं समझता हूं कि सोच नहीं है। ऐसे तो हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस रुक जाएगी, क्योंकि जो आइडियाज आते हैं नहीं, मैंने सवाल इसलिए उठाया क्योंकि आरोप यह लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। किसानों का आंदोलन चल रहा है पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और उसके अंदर ये नजर आ रहा हो कि यहाँ राजनीतिक मंशा भी उसके पीछे साफ दिख रही हो। बीजेपी को हरा दीजिए, कांग्रेस को लेकर के ये क्यों नहीं कहा गया पंजाब के अंदर जो स्थितियां बनी कि वहां से कांग्रेस पार्टी को हरा दीजिए? ये तो नहीं कहा राकेश टिकैत ने मंच से। जब उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात को कहेंगे तो सवाल उठता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और इसलिए सवाल यह है कि अगर एमएसपी पर खरीद उत्तर प्रदेश के अंदर इसके पहले नहीं होती थी अब्दुल हफीज गांधी जी, तो क्यों आंदोलन नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं होना चाहिए था आंदोलन? इसके पहले क्यों नहीं होना चाहिए था? एमएसपी पर तो खरीद इसके पहले भी नहीं होती रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि 100% खरीद लेते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो पहले इतने रेडिकल रिफॉर्म्स, जिसको ये रिफॉर्म्स कह रहे हैं, पहले इतने कानून भी नहीं आए थे। अगर आप कानून लेकर आएंगे जिसमें इतने सारे डेट्रीमेंटल क्लॉजेस होंगे तो फिर धरना प्रदर्शन होगा। और आप कह रहे हैं पॉलिटिकल राजनीतिक होना क्या बुरी चीज है? क्या सिर्फ राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी? मैं समझता हूं कि राजनीति को बहुत पॉजिटिव टर्म में लेना चाहिए। और अगर सरकार पे अटैक नहीं होंगे, सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो क्या विपक्ष से सवाल पूछे जाएंगे? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल पूछे जाएंगे? मैंने दोनों सत्ताधारी पार्टियों का जिक्र किया यहाँ पर। पंजाब के अंदर कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी है। अगर एक जगह बीजेपी को हराने की बात है तो दूसरी जगह की पार्टियों के बारे में भी किसान नेताओं को बोलना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन अराजनीतिक है। क्योंकि ये आंदोलन अराजनीतिक है, इसलिए सवाल है। आप सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बोलें जो सत्ता के अंदर हैं, अगर आप कह रहे हैं तो, क्योंकि सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है। सवाल इसलिए इस बात को लेकर के उठता है। अब मैं चर्चा यही समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि एमएसपी पर बढ़ोतरी तो की गई है, लेकिन हाँ, कुछ सवाल अभी भी यहां पर बरकरार हैं कि ये जो एमएसपी बढ़ाई गई है, क्या उसका असर इस किसान आंदोलन पर पड़ेगा, और क्या किसान आंदोलन अब इसको लेकर के कहीं दूसरी दिशा में जाता हुआ आपको दिखेगा, और क्या किसान इस बढ़ी हुई एमएसपी से मानेंगे? इस सवाल तो बरकरार है। आज सवाल तो बनता है हमें। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।